हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। 4 सैम्पल पेपर के बाद अब हम लोग वर्कशीट की ओर बढ़ेंगे और चैप्टर वाइज बढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग जैसे कि 4 सैम्पल पेपर हम लोगों ने बायोलॉजी का किया, तो स्वाभाविक है कि वर्कशीट भी हम लोग बायोलॉजी का पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर 5 जो कि है लाइफ प्रोसेस। ये जो सैम्पल पेपर के माध्यम से आप कर रहे हो, आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, स्वाभाविक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा होगा, है ना। तो इसलिए डीपली स्टडी करेंगे, पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ें ताकि आपको बाद में केवल पछतावा हो। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होगा? जैसे सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। यहाँ देखेंगे कस्कुटा ईस्ट, लेग्यूम, लीच एंड टैपवर्म। चलिए कस्कुटा ईस्ट, लीचेज एंड टैपवर्म तो सही है, लेकिन एक बीच में आ गया तो ये पैरासाइटिक नहीं हो सकता। इसके अलावा कैक्टस पैरासाइटिक नहीं होगा। कस्कुटा, टीक, लीचेज एंड टैपवर्म बिल्कुल होगा, सी नंबर ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन। चलिए डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पहले हम लोग स्टडी करें। पेप्सिन की बात करेंगे तो ये आपका गैस्ट्रिक जूसेस में होता है, जो कि हमारे स्टॉमक में सिक्रेशन होती है। तो पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन गलत ऑप्शन है। अमाइलेज की बात करेंगे तो अमाइलेज 2 जगह से सिक्रेशन होता है, एक हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा पैनक्रियाज में जो कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। और ये अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये भी ऑप्शन गलत है। ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना। ये जो है पैनक्रियाटिक जूस के तहत आता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। यहाँ लिखता है माउथ, गलत है। तो लिपेज जो है हमारा, ये आपका दिया है डोडेनम। डोडेनम कहाँ होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में, डोडेनम जो है ये साइट ऑफ एक्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है ए मैराथन रनर जो है वो एक्सरसाइज करता है और काफ़ी एक्सरसाइज करता है, जिससे वो हेवी ब्रीदिंग करने लगता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द हार्ट रेट इंक्रीज, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है बिकम मोर इफिशियंट, है ना। तो ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होनी चाहिए, यानी हर एक सेल में जितना जनरली जिस सेल को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, एनर्जी जनरेट करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी, यानी ब्लड को ज़्यादा सर्कुलेट करने के लिए जो है हार्ट बीट बढ़ा देता है। ब्रीदिंग इसलिए बढ़ जाता है कि ऑक्सीजन अधिक से अधिक क्वांटिटी में लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनिंग दैट वाई डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर सस्टेनिंग सच फिजिकल एक्टिविटी। जब आप काफ़ी मेहनत वाले काम कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, जब आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस समय आपके मसल्स को बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत अधिक क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। 4 चैम्बर किस तरह अलाउ करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं? इट अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बाईपास द लंग्स एंड गो डायरेक्टली टू मसल। माने हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या होगा? लंग्स से होते हुए डायरेक्टली मसल में जाता है, बिल्कुल गलत है। इट इनेबल सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा यदि 4 चैम्बर है हार्ट में, तो वो सबसे पहला उसका काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, ताकि हमारे बॉडी के डिफरेंट मसल्स में, ईच सेल में इफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके, ठीक है। और हाई एनर्जी का डिमांड हो तो ऑक्सीजन अधिक से अधिक जा सके। इट मिक्सेस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये मिला देता है? नहीं मिलता है इसमें। इट स्लो डाउन द ब्लड फ्लो, या ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है। ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन माने रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट के स्टेम में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं,
पोर्स होते हैं जिनको लेंटिकल्स कहते हैं। तो लेंटिकल्स क्या होता है, क्या काम करता है, आइए ऑप्शन को देखा जाए। लेंटिकल्स क्लोज एट नाइट, रात में बंद हो जाता है ताकि वाटर लॉस ना, भाई दिन में वाटर लॉस होता है ना, दिन में वाटर लॉस होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। कहाँ पर, वो भी जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। डिजर्ट प्लांट में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो लेंटिकल्स क्लोज एट नाइट, ये गलत हो गया। लेंटिकल्स फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जो काम आपका स्टोमेटा कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यही काम लेंटिकल्स जो कि मौजूद होता है आपका स्टेम में, है ना, प्लांट के स्टेम में मौजूद होता है, वही काम लेंटिकल्स करता है। बिटवीन द इंटरनल टिश्यू एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, के बीच में गैसेस का एक्सचेंज करता है। और रिस्पायरेशन को, यानी रिस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। जब स्टोमेटा आपका बंद होगा, लीफ में जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो उस समय लेंटिकल्स काम करने लगेगा। इस तरह पौधा जो है सर्वाइव करता है, मरता नहीं। ये ऑप्शन सही है। मैचिंग में आ जाइए। मैचिंग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मैच द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद देयर प्राइमरी फंक्शन। कॉलम 1 में देखिए ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, तो ये आपका विंड पाइप है। एल्वोइली क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉन्क्यूल्स के जो है वहाँ अंतिम छोर में होता है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। डायफ्राम आ जाइए। तो डायफ्राम भी ब्रीदिंग में काम करता है। नेसल कैविटी, अब देखिए इसके सामने का टॉपिक ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, पैसेज फॉर एयर टू लंग्स, एयर टू लंग्स जाता है। नेक्स्ट एल्वोइली की बात करेंगे तो गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड, यहीं पर एल्वोइली में आके सारी गैसेस जमा हो जाती है। जहाँ से ब्लड जो है, ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाती है, यानी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो गया, एल्वोइली में। डायफ्राम की बात करेंगे तो ये एब्डोमेन के अबोव होता है और ये क्या काम करता है, ये तो डोम शेप होता है। ये जो है डोम शेप होता है। जब इनहेल किया जाता है तो इसका शेप जो है स्ट्रेट हो जाता है। जब एक्सेल करना होता है, सांस को निकालना होता है, फिर ये डोम शेप हो जाता है। यानी डायफ्राम क्या कर रहा है, डायफ्राम मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन एक्सेलेशन। माने अगर डायफ्राम टूट जाता है, बाय एक्सीडेंट डायफ्राम टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, उस स्थिति में हम इनहेलेशन एक्सेलेशन बंद हो जाएगी। नेसल कैविटी क्या करेगा, तो नेसल कैविटी जो है एयर को फिल्टर करेगा, डस्ट पार्टिकल को छान लेगा। एयर, इसके अलावा जो है एयर को गर्म करेगा, माने बॉडी के टेम्परेचर लायक उसको बनाएगा, गर्म करेगा, और जो ड्राई होगा उसको मॉइस्चन करेगा। तो मैचिंग हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, अजर्सन एंड रीजन। अब अजर्सन रीजन में तो हम लोगों को पता है, पहला ऑप्शन में होता है अजर्सन रीजन, दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन है। बी में क्या होता है, अजर्सन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर द अजर्सन। सी में क्या होता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी में क्या होता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर, दोनों जो है साथ साथ होते हैं इन ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ नहीं होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के समय ही होंगे, रेस्पिरेशन 24 आवर होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी होती है, एनर्जी का रिलीज करना होता है। तो ये दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। बोथ प्रोसेस रिक्वायर सनलाइट, दोनों ही प्रोसेस को सनलाइट चाहिए। तो कौन सा सही होगा, दोनों प्रोसेस में सनलाइट का होना जरूरी है क्या। ड्यूरिंग डे टाइम बोथ प्रोसेस रिक्वायर सनलाइट। अब पढ़ा जाए कि हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन जो है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन होता है ना, उसमें भी खाना बन रहा है, रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, साथ साथ हो रही है, ड्यूरिंग डे टाइम हो रही है, मतलब क्या है, सनलाइट चाहिए। दूसरा अजर्सन में आ जाइए। किडनी क्या करता है, रिमूव ऑल सबस्टेंसेस फ्रॉम ब्लड टू फॉर्म यूरिन, सही बात है। किडनीज फिल्टर ब्लड सेलेक्टिवली एंड रीऑब्जर्व यूजफुल सबस्टेंसेस वाइल, ये दोनों ए और बी सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बायोलॉजी स्टूडेंट क्लेम दैट इफ द लीव्स ऑन सर्टेन ब्रांचेज ऑफ ट्री आर स्पार्स। मान लीजिए एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वह स्टडी कर रहा है। स्टडी के दौरान पाया गया कि किसी प्लांट का जो पत्ती है, लीफ है, वो झड़ जाता है, सूख जाता है, मैंने जो भी है उसका स्टोमेटा
बंद हो जाता है, उसका स्टोमेटा जो है बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो गार्डनर देखता है कि वो प्लांट जीवित है और वो हेल्दी है। इसका कारण क्या हो सकता है? यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन हाउ द ट्रीज कंटिन्यू एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन भाई लेंटिकल से भी हो सकता है ना। लेंटिकल जब रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है तो वहाँ से एक्सक्रिएशन भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपके टिश्यूज़ है या सेल है वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएगा। जैसे जो लीफ है, लीफ का स्टोमेटा बंद हो गया ना, लीफ के जो भी वेन है वहाँ पर आपका जमा हो जाएगा, सेल में जमा हो जाएगा वेस्ट, और बाद में वो पत्ता झड़ के गिरेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया। आपने देखा होगा जो स्टेम होता है, स्टेम में से कुछ लिक्विड की तरह टपकता रहता है, या फिर उसके बार्क जो छाल है वो अलग हो जाता है, वो क्या है? वो तो एक्सक्रीशन ही हो रहा है ना। तो आप लिख सकते हो इसको, एक्सप्लेन वाई द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज विटल फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों में ही हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है भाई? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ना। वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये दोनों ही विटल है, माने बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो दो कारण बताइए। पहला कारण है ट्रांसपोर्टेशन फॉर फूड, दूसरा कारण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, दो कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। चलिए, डायफ्राम के बारे में अभी हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़ा है कि डायफ्राम क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करता है। डायफ्राम जो है एब्डोमेन के ठीक जस्ट अबोव होता है। वो डायफ्राम जब हम इनहेल करते हैं हम लोग तो डायफ्राम का शेप जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। एक्सेलेशन के समय में वो क्या होता है? जैसे फ्लैक्सिबल इस तरह हो जाता है ना, डोम शेप हो जाता है। तो डोम शेप जैसे ही इनहेल करेंगे तो ये इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा। फिर ये जब डोम शेप बनना चाहेगा, ओरिजिनल शेप में आएगा, तो ये क्या करेगा? गैस को पुश करेगा, बाहर फेंकेगा, है ना। तो इस तरह CO2 बाहर निकल जाता है, तो ये मदद करता है। रीब मसल्स की भी बात करेंगे तो रीब के जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ता है। कब? जब ब्रीदिंग माने इनहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन में वो क्या होता है? फिर से कंट्रेक्शन, रिलैक्सेशन एंड कंट्रेक्शन, रिलैक्सेशन एंड कंट्रेक्शन, इस तरह वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए कि राहुल वाज डायग्नोस्ड विथ किडनी फेल्योर, माने ये किडनी फेल्योर पेशेंट है राहुल, ठीक है, और डॉक्टर ने उसको हेमोडायलिसिस कराने के लिए कहा। एक्सप्लेन व्हाट हेमोडायलिसिस इज। तो हेमोडायलिसिस क्या है? एक आर्टिफिशियल फिल्टर प्रोसेस होता है। जैसे किडनी है ना, जिसका किडनी डैमेज हो जाता है तो आर्टिफिशियल एक टेक्निक होता है जिससे कि उसकी डायलिसिस करके यूरिन तैयार किया जाता है, उसके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है। हाउ इट वर्क टू रिमूव वेस्ट, समझ में आ गया। वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन, वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन विथ किडनी फेल्योर, सॉरी पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट जिसकी किडनी फेल्योर हो जाती है, फेल्योर हो जाने से क्या होगा? उसमें जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ब्लड का फिल्टर होना, वो बंद हो जाएगा, और जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में रह जाएगा, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए उसका जो है हीमोडायलिसिस कराना ज़रूरी है, आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना ज़रूरी है, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रिएशन बाहर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक न्यूट्रिशन conducted on experiment on two group of student. Group A was given the meal rich in carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना दिया गया, जैसे राइस हो गया, ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, पोटैटो हो गया। ग्रुप बी वाले स्टूडेंट को दिया गया प्रोटीन वाला, जैसे प्रोटीन और फैट वाला, एग, फिश, बटर, ये सब क्या है? प्रोटीन फैट वाला सामान है। आफ्टर ईटिंग द होल मूवमेंट ऑफ फूड एंड इट डाइजेशन वेयर ट्रैक इन द बोथ ग्रुप में देखा गया। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? एक नोट बनाते हैं कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। पहला ग्रुप ए कार्बोहाइड्रेट रिच मील, राइस, ब्रेड, शुगर। ग्रुप बी प्रोटीन एंड फैट रिच मील, एग, फिश, बटर।
डाइजेस्टिव ऑर्गन माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव एंजाइम स्लाइवरी, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िएगा। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ग्रुप ए। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है। बकल कैविटी में जो है स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा स्लाइवरी एमाइलेज सिक्रेशन होती है। स्लाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो जाकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो गया वहाँ पर उसके पहले पैनक्रियाटिक जूस है ना, या इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, जहाँ पर फिर से एक बार अमाइलेज निकलता है। वो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे जो माल्टोज में कन्वर्ट हुए थे उसको फिर कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन और फैट। चूँकि प्रोटीन का डाइजेशन हम लोगों ने देखा था स्टोमक में हुआ था। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन हुआ था जिसमें कि HCl, म्यूकस और पेप्सिन था, है ना। तो HCl का काम था कि उस खाने को एसिडिक बना देना। क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब खाना हम एसिडिक होगा। तो पेप्सिन ने वहाँ पर प्रोटीन को क्या किया, तो प्रोटीन को उसको डाइजेस्ट किया, है ना। उसको डाइजेस्ट किया, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ। प्रोटीन को डाइजेस्ट किया पेप्सिन ने। अब वो खाना चला गया इन स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। जब वो जाता है तो वहाँ आपका जो है बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो बाइल जूस खाने को क्या करता है, तो उसको अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन क्या होता है, वैसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हो, तो अल्कलाइन बना दिया। अल्कलाइन क्यों बनाया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशन होगा आपका जूसेस का, तो उसमें ट्रिप्सिन होगा। तो ट्रिप्सिन तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जब खाना अल्कलाइन होगा। तो खाना अल्कलाइन बनाया लीवर से बाइल जूस ने। अब वो जो ट्रिप्सिन है वो बाकी के प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में, अमाइनो एसिड में। चलिए वहाँ भी क्लियर हो गया। अब हम लोग फैट की बात करेंगे। तो फैट का जो डाइजेशन होता है वो बाइल जूस के द्वारा होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन बाइल जूस के द्वारा होता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस जो कि कहाँ से सिक्रेट हुआ, लीवर से। तो लीवर से बाइल जूस सिक्रेट हुआ तो वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। अब वो पार्टिकल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो वहाँ पर जो जूसेस निकलेगा और उसमें जो लीपेज होगा, वो लीपेज उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा, उसको स्मॉलर एंड सिंपलर पार्टिकल में चेंज करेगा और डाइजेस्ट करके फाइनली उसको जो है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार ये पाथवे है। तो पाथवे को आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने स्टडी जो किया था, मेरे वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो। जो टॉपिक है आपका थी न्यूट्रिशन, उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंजाइम एंड ऑर्गन इन्वॉल्व। मैंने सभी के बारे में बता दिया। एक्सप्लेन द फाइनल फैट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचता नहीं है, वैसे भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और वहाँ से वो एनएस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। हाउ डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डिफर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वहाँ पर लीपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए वहाँ पर कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वहाँ पर बताइए जल्दी, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट किया था, तो अमाइलेज ना। तो यहाँ पर भी निकलेगा अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो निकल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में तोड़ देगा। और वहीं पर अगर प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है अल्कलाइन मोड में प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा और फाइनली डाइजेस्ट होके क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ा जाए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
इस चैप्टर में भी प्रत्येक सवाल को देखेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल द कंपोनेंट परफॉर्म द सेम फंक्शन। सब कंपोनेंट जितने भी होंगे वो सेम फंक्शन मैंने परफॉर्म करेंगे। तो पहला ऑप्शन है एक्सॉन, न्यूरॉन, नर्व, इम्पल्सेस, स्पाइनल कोड। बिल्कुल सही है ये आपका आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन में न्यूरॉन्स के बारे में हमने स्टडी किया था, न्यूरॉन का पार्ट था एक्सॉन, है ना। नर्व, न्यूरॉन, इम्पल्सेस जो है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, डेंड्राइट से ट्रांसपोर्ट होता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन होकर नर्व एंडिंग में जाता है, नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, दूसरे के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर फिर केमिकल्स सिक्रेशन होता है। वो केमिकल उस गैप को भरते हैं ताकि इम्पल्सेस जो है जंप कर सके, वहाँ से जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस बोलता है सेरिबेलम है। सेरिबेलम है क्या, ध्यान देंगे, सेरिबेलम है कि सेरिबेरम है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस एंड पोस्चर को बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन मेडुला, ये सब ऑप्शन नहीं देखना है जब हम लोगों का यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। Which of the following statement are correct about the hormone responsible for increased heartbeat and sweating during stress? जब हम लोगों को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मैंने करेक्ट यहाँ से सीक्वेंस लेना है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मदद करता है, कौन से ग्लैंड से निकलता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेशन होगा, है ना। इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, क्योंकि ये जो है इमरजेंसी में ही निकलता। अब जब तनाव आ गया तो टेंशन आ जाने से क्या होता है, बहुत से ऐसे पार्ट है जिसको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा, है ना। तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए बाकी के जगह का ऑक्सीजन को कट करना होगा। तो कट करने के लिए यही एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो फ्लाइट एंड फाइट माने इमरजेंसी पीरियड में निकलता है, जब तनाव हो जाए, कोई दुर्घटना होती है, कुछ ऐसी परिस्थिति। और चौथा है इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया, 1 2 4 ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली प्लांट हार्मोन। केवल प्लांट हार्मोन, सब आपने पढ़ा है, प्लांट हार्मोन बताएंगे। ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, यही हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे हम लोगों को नहीं देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पर आपको मैचिंग दिया गया है और सबका देखना है ध्यान से। मैचिंग में एड्रिनलिन प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन एक्शन, अभी हम लोगों ने देखा पीछे क्वेश्चन में। एड्रिनलिन क्या करता है, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी सडन एक्शन के लिए। बिल्कुल सही है, ये वाला टैली हो जा रहा है। सेरिबेलम क्या करता, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, ये भी ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है, तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ये भी सही है। ऑक्सिन क्या करता है, तो प्लांट के जो स्टेम में, जैसे कोई प्लांट फोटोट्रॉपिज्म से स्टिमुलेट होकर उस और बढ़ रहा है तो उसके सेल को इलोंगेशन का काम कौन करता है, ऑक्सिन। माने इसमें सारा का सही है। पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4। तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन जो है अजर्सन रीजन है। अब हम लोग को देखना है कौन सा सही है। नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट फास्टर देन हार्मोन। अब नर्व इम्पल्सेस फास्टर होता है या हार्मोन वाला फास्टर होता है, यहाँ पर कह रहा है नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट फास्टर देन हार्मोन। और दूसरा नर्व इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिक सिग्नल, हार्मोन ट्रैवल बाय ब्लड एंड एक्ट स्लोअर। बिल्कुल सही बोला गया है। नर्व इम्पल्सेस जो है वो फास्टर जाता है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे हार्मोनल ट्रांसमिशन तो वो स्लोअर होता है। कारण क्या है कि नर्व इम्पल्सेस इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है, हार्मोन ट्रैवल बाय ब्लड के द्वारा, हार्मोन का जैसे जितने भी हार्मोन सिक्रेशन होता है तो वो तो ब्लड के माध्यम से होगा ना, तो ब्लड जाएगा तो धीरे धीरे प्रोसेस में होगा, इसलिए स्लो है। दोनों सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अजर्सन दिया है ड्रोसेरा और सनड्यू प्लांट रिस्पॉन्ड स्लोली टू टच कंपेयर्ड टू एनिमल रिफ्लेक्स। ठीक है,
प्लांट लैक नर्वस सिस्टम बट यूज केमिकल मैसेंजर फॉर रिस्पॉन्स, ये भी सही कहा जा रहा है, दोनों ही सही है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट, ए पेशेंट वाज गिवन थायरोक्सिन टैबलेट, उसको दिया गया है, दाउ हिज नर्वस सिस्टम वाज वर्किंग नॉर्मली, उसका नर्वस सिस्टम अच्छा ही काम कर रहा है लेकिन फिर भी थायरोक्सिन का टैबलेट दिया गया। एक्सप्लेन वाई द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द हार्मोन, इस हार्मोनल टैबलेट को उसको क्यों दिया गया है, क्योंकि बॉडी फंक्शन तो नॉर्मली ठीक ही चल रहा है। इन व्हाट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डू हार्मोन वर्क बेटर देन नर्व इम्पल्सेस, तो यहाँ पर थायरोक्सिन है क्या, जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और थायरोक्सिन क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, मेंटेन करता है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए, है ना, उसके जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को ठीक से बनाए रखने के लिए उसको ऐसा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्लांट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली इवन विदाउट ए नर्वस सिस्टम। अब आप लोग तो जानते ही हो कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होती है, न्यूरॉन नहीं होती है, वहाँ पर हार्मोन के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे टच मी नॉट के प्लांट के लीफ को यदि छुआ जाता है तो उसके पत्ते सारे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो वो किस कारण हुए, तो वो हार्मोन के कारण हुए, नॉट फॉर द क्या बोला जाए, नर्वस सिस्टम के कारण नहीं। तो साइट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट्स रिस्पॉन्स और टू डिफरेंट स्टिमुलाई एंड एक्सप्लेन द अंडरलाइंग मैकेनिज्म फॉर वन। पहला आप एग्जाम्पल लिखोगे टच मी नॉट का प्लांट, ठीक है। टच मी नॉट का प्लांट में जैसे ही आप उसके लीफ को छूते हैं तो वहाँ से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो हार्मोन सिग्नल के रूप में आगे बढ़ता है, बाकी के लीफ को क्या करता है, कंट्रैक्ट कर देता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे सनफ्लावर की, सनफ्लावर में फोटोट्रॉपिज्म होती है। फोटोट्रॉपिज्म के लिए आप तो जानते हो कि ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूज़ होना ज़रूरी है, जो कि सेल को इलोंगेट करता है। सेल जो बेंड होगा, प्लांट जो बेंड होगा, तो उसके सैडी पार्ट में ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूज होकर उसके सेल को इलोंगेट करता है। तो दो एग्जाम्पल हो गया। वाइल प्लेइंग फुटबॉल रोहन्स फ्रेंड सडनली कोलाइडेड विथ हिम। जब रोहन का दोस्त रोहन, दोनों आपस में फुटबॉल खेल रहे थे, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। रोहन इंस्टेंटली मूव हिज हैंड टू प्रोटेक्ट हिज हैंड, और वो अपने सर को बचाने के लिए तुरंत हाथ को उठा लेता है। एंड हिज हार्ट वाज पाउंडिंग रैपिडली, उसका हार्ट बीट भी तेज हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड द प्रोलॉन्गेड इफेक्ट ऑब्जर्व। तो इमीडिएट जो अगर हम लोग रिस्पॉन्स की बात करेंगे कि जैसे ही टकराता है तो टकराने से क्या होगा, वहाँ पर वो एक रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है, वो क्विक रिस्पॉन्स दिखाता है, अपने हाथों को वो हेड के सामने ले आता है, ठीक है। नेम द ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व इन ईच। कौन से ऑर्गन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन में आप जानते हो स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है। हाउ आर दीज रिस्पॉन्सेस एडवांटेजेस टू हिम, कैसे इसके लिए लाभकारी होगा, तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए होता है ताकि हम लोग नुकसान से बच सके। यदि गर्म पैन हाथ में टच हो जाए और रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो हाथ को नुकसान हो सकता है, जल सकता है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हमेशा हम लोगों को लॉस से बचाता है। While gardening, Mrs. Mehra noticed that sunflower birds always sit toward the morning sun but close on cloudy days. क्लाउडी डेज में जो है सनफ्लावर के फूल जो है जैसे बर्ड वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होते ही वो बर्ड खिल जाता है और सूर्य की ओर मुख कर लेता है। तो नेम द टाइप ऑफ प्लांट, तो ये कौन सा प्लांट मूवमेंट होगा, तो फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन। तो अगर हार्मोन की बात करेंगे तो ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूज़ होता है। मैंने बार बार कहा कि जब फोटोट्रॉपिज्म होगा तो ऑक्सिन हार्मोन उस प्लांट के सैडी पार्ट में डिफ्यूज़ होगा, जो कि सेल को इलोंगेट करेगा और वो प्लांट सनलाइट की और सन की ओर मुड़ जाएगा। वाई इज सच रिस्पॉन्स क्रूशियल फॉर द प्लांट सर्वाइवल।
प्लांट सर्वाइवल के लिए इस तरह का रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है, चाहे वो फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, थर्मोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, है ना। ये ज़रूरी है क्योंकि प्लांट जिस प्रकार हम लोग किसी स्टिमुली के प्रति स्टिमुलेट होते हैं ताकि हमारा सर्वाइवल अच्छे तरह से हो, उसी तरह प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मोन का निकलना ज़रूरी है ताकि उसका सर्वाइवल हो सके। तो इस तरह का रिस्पॉन्स क्रूशियल होता है। वाइल वॉकिंग बेयरफुट इन द गार्डन, अनुराग एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन ए शार्प थोर्न। अनुराग जब गार्डन में टहल रहा होता है तो कोई ऐसा पौधा का जो कांटा है उसके पैर में चुभ जाता है, वो तुरंत अपने पैर को हटा लेता है और उसको काफ़ी दर्द होता है। आफ्टर ही हैड विड्रॉन, उसके बाद वो कांटे को अपने पैर से निकालता है। ही स्टार्टेड फील इंटेंस पेन, उसको ज़ोरदार दर्द होने लगती है। एंड स्पॉट, जहाँ पर उसको कांटा चुभा था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्शन इन्वॉल्व व्हेन अनुराग पुल्ड हिज फुट अवे सो क्विकली। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, क्योंकि वो जैसे ही कांटे पर पैर लगा तो वो पैर को हटा लेता है, तो वो एक्शन तो आपका इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पाइनल कोड इन दिस टाइप ऑफ एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर इम्पल्सेस जो है, इम्पल्सेस ब्रेन तक जाएगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और उतने समय में हो सकता है हम लोगों को कोई क्षति हो। तो स्पाइनल कोड क्या करता है, जो भी सिचुएशन देखता है कि कांटा चुभ गया है, पैर को आदेश देना है कि पैर खींच लिया जाए, तो वो क्या करता है, जैसे ही इम्पल्सेस, माने वो एक तरह का स्टिमुलेट हुआ तो जो सेंसरी ऑर्गन है उसको रिसीव किया। रिसेप्टर होता है ना वहाँ पर सेंसरी ऑर्गन में, तो रिसेप्टर उसको रिसीव किया इम्पल्सेस को, और सेंसरी नर्व जो है उसको लेकर चला जाता है स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड उसका क्विक रिस्पॉन्स देता है मोटर न्यूरॉन के माध्यम से, जिससे कि जो मसल्स होते हैं वहाँ पर एक विशेष, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है सिंथेसिस होना शुरू होता है, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, इसलिए उसने पैर खींच लिया। राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन और पार्ट इन्वॉल्व इन द पाथवे ऑफ दिस एक्शन। तो अभी तो हमने कह दिया कि इसमें सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और आपका जो है स्पाइनल कोड शामिल होता है। वाई सच रिफ्लेक्स एक्शन आर क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल? क्यों ऐसा सर्वाइवल? बार बार मैंने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा तो हम लोगों को क्षति हो सकती है ना। जैसे अचानक अगर बहुत तेज़ लाइट हमारे आंखों पर पड़ता है तो हमारे आई लिड्स बंद हो जाते हैं, आंखों को तेज़ रोशनी के इफेक्ट से बचाते हैं। तो गिव योर आंसर एंड राइट द रेफरेंस ऑफ अनुराग सिचुएशन। चलिए 2 चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट हुआ। इसका 2 चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लाइफ प्रोसेस का वर्कशीट कंप्लीट हुआ। फिर आगे के वर्कशीट को हम लोग देखते जाएंगे और जितने भी वीडियो लेक्चर मैं दे रहा हूँ केयरफुली स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के समय काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को ज़्यादा स्टडी करना होगा। लिखने का काम अभी बिल्कुल बंद कर देंगे, केवल स्टडी करें, जहाँ से भी हो, जिस माध्यम से भी हो उठाएं, और मेरे जितने भी नोट्स हैं, नोट्स जो मैंने लिखाया है, चाहे वो PDF के फॉर्म में ही हो आपके पास, उसी को स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से बोलते हैं। और आज क्या करना है, यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।